हेलो एवरीवन। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर इस टाइम वीडियो बन रहा है इसको लेकर के। लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ ये बताएंगे कि फॉर्म कब भरेगा, कितनी वैकेंसी है और फीस कितनी है, एग्ज़ाम कब से होना है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि पेपर में जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और सबसे ज़रूरी कि जो लास्ट टाइम कंडक्ट हुआ था आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस का असली मतलब क्या है और प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप सच में इस फॉर्म को भरने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आधी जानकारी कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वैकेंसी कितनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 650 पोस्ट हैं टोटल इस बार। और जो 16 फरवरी यानी कि आज के दिन से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा और जो कि 8 मार्च तक फॉर्म फिलअप होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम होना है आपका 11 अप्रैल, यानी कि आपके पास आज हो गया फरवरी, यानी कि 2 महीने 2.5 महीने आपके पास अभी बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। तो फिर इस 2 महीने में क्या करना है वो भी हम लोग देखेंगे। और फिर जो मेन एग्जामिनेशन होना है आपका वो होगा जून को। फिर देखते हैं वैकेंसीज। तो ये पूरा वैकेंसी का चार्ट है आपके सामने, डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस में कौन कितनी वैकेंसीज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आते हैं एज पर। तो जो एज का क्राइटेरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 1998 यानी कि 1998, 2 फरवरी के पहले जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2006 के बाद आता है वो भी एलिजिबल नहीं है। और फिर रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट एज रिलैक्सेशन है। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका बैचलर में, कम से कम 50%। और अगर आपका 50% से 1% भी कम हो, 0.1% भी कम हो, यानी सपोज 49.99% भी अगर आपका है तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ठीक है। और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका 1 फरवरी 2026 को होना चाहिए, यानी कि 1 फरवरी 2026 तक या उसके पहले आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। फिर देखते हैं कि वैसे कैंडिडेट्स जिनका परसेंटेज नहीं दिया जाता है, जिनको जिनको कि ग्रेड पॉइंट अलॉट होता है। तो अगर वैसे के स्टूडेंट के केस में जिनका कि मार्क्स में कि कन्वर्जन फार्मूला लिखा हुआ है कि ग्रेड पॉइंट को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कन्वर्जन फार्मूला के अकॉर्डिंग परसेंटेज में निकाल लेना है। लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके रिजल्ट में कोई भी कन्वर्जन फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। उनके लिए क्या है, अगर 6.75 है तो उसको 60% माना जाएगा, 6.25 है उसको 55% माना जाएगा, एंड सो ऑन। तो लास्ट 5.75 एटलीस्ट होना चाहिए ताकि वो एलिजिबल हो सके इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन पैटर्न की। तो जो एग्जाम होना है वो 2 फेज में होना है। प्री होना है पहले, फिर मेन होना है। जैसा कि आपको पता है प्री आपका अप्रैल में होगा, 11 अप्रैल को। तो उसमें भी आपको क्या है, एकदम आईबीपीएस कलर का जो पैटर्न है बिल्कुल वही पैटर्न आपको इसमें फॉलो करने का करेगा। सेक्शनल टाइम भी आपको मिलेगा यहाँ पर। और जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें एक आपका एक्स्ट्रा है कंप्यूटर नॉलेज। तो ये आपका मेन एग्जाम का पैटर्न है। अब बात करते हैं एग्जाम का जो है वो लेवल कैसा होगा। तो एग्जाम का लेवल क्या होगा आपका, आईबीपीएस क्लर्क का जो लेवल होता है उससे हल्का सा कम लेवल होगा। और इसमें आपको क्या करना, जैसे आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन लेने के लिए लोग 90+ लेकर आते हैं, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट के लिए आपको 100 में 100 आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन इजी होने की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एक तो क्वेश्चन इजी होता है, प्लस में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं और वैकेंसी बहुत कम होता है, तो इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन में। हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, पता चल जाएगा लेवल। फिर आता है एलपीटी। इसको हल्के में बिल्कुल मत नहीं लीजिएगा, क्योंकि
बहुत कैंडिडेट को लगता है कि एलपीटी बस जो है बैंक, जैसा कि बैंक एग्जाम में एलपीटी होता है, बस नाम का होता है, फॉर नेम सेक ऑलरेडी। क्योंकि बैंक के एग्जाम में जो क्लरिकल में रिक्रूटमेंट होता है उसमें एलपीटी लिखा रहता है, लेकिन एलपीटी करवाया नहीं जाता। लेकिन आरबीआई के एग्जाम में एलपीटी इज मैंडेटरी, एलपीटी आपका होना ही होना है। और इसलिए अगर आप किसी दूसरे ऑफिस में अप्लाई करेंगे या दूसरे जोन से भरेंगे तो आपको उस जगह का नॉलेज होना ही चाहिए। फिर बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और फिर प्री में वैकेंसी आपका 6.5 से, तो आपका इसका 10 टाइम्स, यानी कि 6,500 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर प्री। प्री के बाद इतने स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। और फिर मेन एग्जाम में आपका 2 टाइम्स दी नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि कितना हो गया, 1350, सॉरी 1300, यानी कि इतने लोगों को आपको क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं लाखों कैंडिडेट्स बढ़ेंगे और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 6,500 का। फिर चलते हैं पे, बेसिक पे कितना होने वाला है। इसमें बेसिक पे होता है आपका 29,000 रुपया। अगर आप एक आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, आईबीपीएस क्लर्क का क्या होता है कि उसका 29,000 बेसिक पे पहुंचने में 4 साल लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आईबीपीएस क्लर्क से कितना ज़्यादा आगे है ये, ठीक है। और आरबीआई असिस्टेंट बनने का सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो ये है कि आप इसके थ्रू डायरेक्ट ग्रेड व्यू में आप इन प्रमोशन ले सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, जहाँ की आपका कंपटीशन कम होगा। अगर नॉर्मली आप ग्रेड बी एग्जाम देने जाएं तो 200-300 सीट निकलती हैं उसमें, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ होता है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन अगर आप एक बार आरबीआई में चले गए असिस्टेंट के थ्रू, तो आप उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और फिर ग्रेड बी में चले जाइए। तो आईपीएस क्लर्क के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, इवन कि कितने लोग पीओ छोड़ करके आपका आरबीआई असिस्टेंट में चले जाते हैं। तो आपका जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 29,000 होना है, और ये क्लर्क के बेसिक पे 29,000 पहुँचते पहुँचते 4 साल लग जाता है। तो बेसिक पे अगर 29,000 है तो आपका अभी जो फ्रेशर जो अगर ज्वाइन करता है तो उसको एक्सक्लूडिंग एचआरए हटा करके इतना आपका क्या मिलेगा, ग्रॉस सैलरी 58,000, जिसमें कि कट छट के आपको 52,000 के आसपास पर मंथ मिल जाएगा। अगर आपका घर वहाँ पर है जहाँ पर आपको पोस्टिंग है, तो आपको एचआरए मिल जाएगा 15% का। नहीं तो अगर बैंक एकोमोडेशन में रह रहे हैं तो एचआरए नहीं मिलेगा। अगर एचआरए मिलता है 15% का तो सैलरी आपका 68,000 के आसपास हो जाएगा। बाकी परक्विजिट्स देख सकते हैं, ये सारा पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको मिलेगा। ब्रीफ केस अलायंस हो गया, और फर्नीचर के लिए अलायंस मिलेगा, आपका एनुअल हेल्थ चेकअप फैसिलिटी है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, बहुत सारा आपका अलायंसेस भी है, जैसा कि आपको बैंक पीओ को अलायंस मिलता है। फिर चलते हैं आपका एग्जामिनेशन फ़ी पे, जो कि आपका जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 450, SC ST और ये इन सारे कैंडिडेट्स के 50 रुपये हैं। ये रहा आपका सैम्पल पेपर। तो ये है 2023 का मेमोरी बेस्ड पेपर। ये देख लीजिए आप, ये है कौन का क्वेश्चन पेपर। तो ये लेवल का रहता है क्वेश्चन आपका, ये है क्वेश्चन का लेवल, देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल आईपीएस क्लर्क से बहुत ज़्यादा ईजी है। ये आपका डीआई देखिए, डीआई का क्या लेवल है, एक सिंपल टैबलो डीआई है आपका। तो इसलिए आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और अर्थमेटिक का कुल लेवल देखिए आप, ये सब सेकंड्स में सॉल्व होने वाला ये सब अर्थमेटिक है। ये पजल पजल का लेवल देखिए, ये ब्लड रिलेशन। फिर ये इंग्लिश का क्वेश्चन से देखिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी देखेंगे कि आखिर 2 महीने में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।